हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारती भवन के कुछ एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। कुछ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये वैसे तो 10th क्लास का है बुक, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से तो महत्वपूर्ण है ही। और मैं जो अभी देने वाली हूँ दी हूँ स्टेट का एग्ज़ाम, जो कि आ रहा है सुनने में कि फिर से एग्ज़ाम होगा। तो एक बार हम लोग इसको बस फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच क्या होगा। अगर विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान है जो 7 से अधिक होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हम लोग सही ऑप्शन को फटाफट देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा। तो यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड का जो विलयन होगा उसका पीएच 7 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है 7.0 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमोनियम क्लोराइड का विलयन होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का विलयन जो होता है अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 298 केल्विन ताप पर जल का पीएच होगा। तो 298 केल्विन पर जल का ताप 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 25 डिग्री सी पर जल की पीएच मान 7.0 है। यदि जल को 70 डिग्री सी तक गर्म किया जाए तो पीएच, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पीएच बढ़ेगा, घटेगा, सामान्य रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ख, पीएच घटेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। तो यहाँ पर FeCl3 का चारों में से जो है पीएच 7 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विलयन A, B, C तथा D का पीएच क्रमशः 9.5, 2.5, 3.5 तथा 5 है। अधिकतम अम्लीय विलयन होगा। तो जिसका पीएच कम रहेगा वो विलयन अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ पर सबसे कम दिखाया बी का है 2.5, इसीलिए ऑप्शन चला जाएगा ख, बी में। ये जो है अधिकतम पीएच स्केल में अधिकतम अम्लीय आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सामान्य पीएच तथा पीओएच वाला विलयन कहलाएगा। तो ये जो विलयन है उदासीन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक जलीय विलयन जिसका पीएच 0 है वह विलयन कैसा होगा। तो जिसका पीएच 0 है वह विलयन अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभी अम्ल विलयन में कौन से आयन देते हैं जो अम्लीय गुण को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अम्ल का विलयन में अम्लीय गुण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रंगहीन द्रव का एक बूंद नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। रंगहीन द्रव निम्नलिखित में से क्या है। तो ये रंगहीन द्रव जो है तनु HCl होगा, जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और तनु HCl जो होता है वह एक रंगहीन द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्षार को चुनें। तो यहाँ पर निम्नलिखित में चारों में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्षार में अगर लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने में सहायक होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने में सहायक होता है, ऑप्शन ग।
क्वेश्चन नंबर 17 है, जस्ता को तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख होगा हाइड्रोजन। जब जस्ता को हम लोग तनु HCl अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जस्ता को NaOH विलयन के साथ गर्म करने से निम्नलिखित में कौन बनता है। तो यहाँ पर जब हम लोग जस्ता को NaOH के विलयन के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन का निर्माण होगा। यहाँ पे ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पर जस्ता जो है धातु और अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 देता है। तो यहाँ पर जो है तनु HCl है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 देगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक तनु HCl से अभिक्रिया कर CO2 गैस देता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है यौगिक तनु Cl से अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब सिरका में सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है तब फदफदाहट के साथ एक रंगीन गैस निकलती है। गैस का नाम निम्नलिखित में क्या है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में होगा। चारों ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जब हम लोग सिरका में सोडियम कार्बोनेट को डालेंगे तब फदफदाहट के साथ एक रंगीन गैस निकलेगी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, चूने के साथ चूने के जल में कौन सा रासायनिक यौगिक वर्तमान होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है चूने के जल में रासायनिक यौगिक के रूप में वर्तमान रहता है या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, CO2 जल में घुलकर क्या देता है। तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। तो जस्ता और तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन का ख ऑप्शन चला जाएगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या होता है जब जलती संठी को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाई जाती है। तो जब जलती संठी को हाइड्रोजन गैस के हम लोग संपर्क में ले जाएंगे तो संठी बुझ जाती है और गैस पॉप ध्वनि के साथ जलने लगती है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सक्रिय धातु जस्ता एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं क्योंकि ये धातु हाइड्रोजन से अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉपर तथा सांद्र H2SO4 की क्रिया से क्या बनता है। तो जब कॉपर तथा सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया होगी तो SO2 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के किस प्रकार एकत्रित किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एकत्रित करने के लिए हवा के ऊर्ध्व विस्थापन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन इसका घ हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हवा के ऊर्ध्व विस्थापन विधि द्वारा एकत्र किया जाता है क्योंकि इसका 4 ऑप्शन है, यह गैस हवा से भारी है, यह पानी में घुलनशील है और ग में दोनों ही ऑप्शन है, क और ख और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ग होगा, ये दोनों होगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है हवा के ऊर्ध्व विस्थापन विधि द्वारा एकत्र किया जाता है क्योंकि यह गैस हवा से भारी भी है और यह पानी में घुलनशील भी है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की गंध कैसी होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की गंध जो होती है जलते हुए सल्फर की तरह ही होती है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। क्या होता है जब जलती संठी को SO2 से भरे गैस जार में ले जाया जाता है? तो संठी जो है बुझ जाएगी जब हम लोग संठी को SO2 से भरे हुए जार में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या होता है जब भीगे नीले लिटमस पत्र को SO2 गैस से भरे जार में ले जाया जाता है? तो इसका आंसर होगा नीला रंग हो जाता है, फिर लाल रंग विरंजित होकर उजला हो जाता है। क्वेश्चन 34 है। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो SO2 गैस पानी में घुलकर H2SO3 अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। SO2 गैस को अम्लीय K2CR2O7 के विलयन से प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो यहाँ पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है। ताम्र को सांद्र H2SO4 अम्ल के साथ गर्म करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। प्रयोग के बाद फ्लास्क में बचे विलयन का रंग कैसा होगा? तो प्रयोग के बाद हम लोग को फ्लास्क में अगर प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो नीला रंग दिखाई देगा। ऑप्शन इसका क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। धातु के सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित उस धातु का नाम बताएं जो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता हो। तो इसका आंसर होगा ये जो धातु है जो कि धातु के सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, ये धातु तांबा है। क्वेश्चन नंबर 38 है। जब सोडियम सल्फाइड को तनु H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तब निम्नलिखित में कौन से यौगिक बनते हैं? तो यहाँ पर Na2SO4, H2O और SO2 यौगिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीकारक, अबकारक, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ग हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक, अपकारक दोनों है, तो ग में दोनों आंसर दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन ग होगा, क तथा ख। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है? तो ये जो है अपकारक गुण को दर्शाती है। क्वेश्चन 41 है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से ताम्र को विस्थापित करता है क्योंकि इसका आंसर होगा ग। जस्ता ताम्र की अपेक्षा अधिक प्रतिकारी है। क्वेश्चन नंबर 43 है। कॉपर सल्फेट और जस्ता की अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस रूप में प्रदर्शित होती है? तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट तथा जस्ता की अभिक्रिया जो है यहाँ पर ऑप्शन ख है, CuSO4 प्लस Zn एरो ZnSO4 प्लस Cu के रूप में प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है। Zn का 2+ आयन में निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है। ऑक्सीकारक क्या है? तो ऑक्सीकारक जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, जिसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। अपकारक क्या है? तो अपकारक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला अपकारक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस Cu इस क्रिया में निम्नलिखित में कौन अपकारक है? तो यहाँ पर Fe जो है अपकारक है क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है। FeSO4 और Cu की अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया नहीं होगी, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39। लोहे की कट्टी कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे किस रंग में बदलता है? तो नीला रंग जो है धीरे धीरे हरा रंग में बदल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, ए धातु विस्थापित करता है सी को उसके लवण के विलयन से, बी धातु विस्थापित करता है डी को उसके लवण के विलयन से, सी धातु विस्थापित करता है बी को उसके लवण के विलयन से, तो धातु की सक्रियता के घटते क्रम में कौन होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन ख होगा, सक्रियता क्रम में घटेगा। सबसे ज़्यादा सक्रियता कम होगा डी का, फिर बी का, फिर सी का, और सबसे ज़्यादा सक्रियता होगा ए का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं, एल्केनोइक अम्ल की सामान्य संरचना क्या होगी? तो एल्केनोइक अम्ल की जो सामान्य संरचना होती है RCOOH होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग, एसेटिक अम्ल में कौन सा क्रियाशील मूलक वर्तमान होता है? तो यहाँ पर बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH होता है। इसका ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसेटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, एसेटिक अम्ल का रंग कैसा होता है? तो एसेटिक अम्ल का कोई रंग नहीं होता, यह रंगीन होता है। एसेटिक क्वेश्चन नंबर 56 है, एसेटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो इसका आंसर है लाल रंग में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एसेटिक अम्ल को जल के साथ मिलाने पर क्या होता है? तो एसेटिक अम्ल को जल के साथ मिलाने पर ये जो है एसेटिक अम्ल घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एसेटिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो एसेटिक अम्ल जो है निम्नलिखित में से सिरका में पाया जाएगा। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 59 है, एसेटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल के विक्रिया से निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है? तो निम्नलिखित में से एस्टर जो है यौगिक बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एथेनोइक अम्ल और एथिल एल्कोहल के विक्रिया से निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है? तो एथिल एसीटेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एस्टर का गंध कैसा होता है? तो एस्टर का गंध जो है दम घुटने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, शुद्ध निर्जल एसेटिक अम्ल को ग्लेशियर एसेटिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है जाड़े में बर्फ की तरह जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एसेटिक अम्ल किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ये जो है मोनो प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये था आज का 63 क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग रिवीजन करेंगे। अभी तो मेरा वैसे स्टेट का एग्ज़ाम है, इसीलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार और हो चुका है। वैसे ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट 10th क्लास का है, तो बोर्ड के भी दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पिछले बार मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन 9th 10th के थे, इसीलिए इसको रिवीजन करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, बाकी एग्ज़ाम हो या ना हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अच्छे से एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।